जय हिंद डिफेंस लवर्स। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रॉ और मोसाद के बारे में और उन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। ये सब 1970 और 80 के दशक का वो टाइम था जब सिख मेजॉरिटी स्टेट यानी कि खालिस्तान की स्थापना के लिए न्यू दिल्ली में अकाली दल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल टर्मोइल मचा हुआ था। तब के कांग्रेस पार्टी के नेता संजय गांधी ने अकाली दल और सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट को दबाने के लिए पंजाब के अंदर एक इंटरनल पावर एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचा और सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले के रूप में एक पर्सनालिटी को खड़ा किया। इसके बाद खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म चरम पर चला गया और देखा गया कि भिंडरवाले धीरे धीरे सरकार के खिलाफ काम कर रहा था। द मूवमेंट के तहत एक अलग पंजाब स्टेट की आवाज उठाने के लिए एक नया नेता उभर रहा था और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के नेता का नाम जगजीत सिंह चौहान था। भिंडरवाले ने गुरुद्वारे में अपना बेस स्थापित किया और पूरे देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया, जिसे निश्चित रूप से पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा इकोनॉमिकली फंड किया गया था, जो भारत के डिसरप्शन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। उन्होंने बलबीर सिंह संधू के साथ मिलकर अमृतसर और दुनिया की कई हिस्सों में खालिस्तानी रेफरेंडम और दुनिया भर में अपनी एक्टिविटीज का मजबूत आधार बनाने के लिए मूवमेंट शुरू किया। सरकार को देश के लिए इस खतरे का एहसास हुआ और उसने अपनी सेना के साथ इस पावर को खत्म करने का फैसला किया और 1983 में सरकार द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो इसके बाद 1984 में गवर्नमेंट को वास्तव में गोल्डन टेम्पल और उसके आसपास इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा पोटेंशियल थ्रेट्स का एहसास हुआ, जिससे यह ग्रुप के लिए एक सेफ हेवन बन गया था। इन लोगों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने और एक हाई लेवल कमांडो ऑपरेशन के साथ उनको असैसिनेट करने के लिए ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। गोल्डन टेम्पल में कमांडो ऑपरेशन करने के लिए इंटेल गैदरिंग की जरूरत पड़ने से पहले उस समय की इनएक्सपीरियंस मिलिट्री ने ही इतने बड़े ऑपरेशन को निपटाया था। ये तब था जब 1981 में सेना के कमांडो को मोसाद द्वारा सायरेट मटकल में बिजी स्ट्रीट्स और व्हीकल्स के साथ एक रिक्रिएटेड लैंडस्केप के तहत सीक्रेटली ट्रेन किया गया था। एसजी कमांडो ने M1 स्टील हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ सोफिस्टिकेटेड गन्स का इस्तेमाल किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय के भारत के पास अरब वर्ल्ड के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए इजराइल के साथ कोई स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे। फिर भी इंटेलिजेंस विंग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और आगे चलकर म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप ही हुआ। हालांकि जब ऑपरेशन इंडियन आर्मी कमांडोज द्वारा किया गया तो आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे टेररिस्ट की ताकत को कम या मिसकैलकुलेट किया था, जबकि कमांडो पूरी तरह से फुल चार्ज में थे। सिख एक्सट्रीमिस्ट, जिनके हथियारों में चाइनीज मेड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स और आर्मर्ड पियर्सिंग कैपेबिलिटी वाले एम्युनिशंस शामिल थे, ने मिलिटेंट से बहुत रेजिस्टेंस दिखाया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे टेम्पल को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अपनी पकड़ बना ली और मिलिटेंट्स को टेम्पल से बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन में अधिकांश सिविल कैजुअलिटी की संख्या भी बताई गई थी। इस एक्शन की वास्तव में दुनिया भर के सिख कम्युनिटी ने आलोचना की थी और यद्यपि सेना द्वारा डिजायर्ड रिजल्ट अचीव किया गया था, तभी भी इसे सेना द्वारा डिजास्टरस माना गया था। इस ऑपरेशन में नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले की हत्या कर दी गई थी। ब्लू स्टार के बाद एक अधिक एडवांस्ड वर्जन ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और 2 1986 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके सिख सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा हत्या के बाद शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 200 से 300 सिख टेररिस्ट एक बार फिर टेम्पल प्रेमिसेस में शरण ले रहे थे और इस बार यह पंजाब के डीजीपी कंवरपाल सिंह गिल की लीडरशिप में था, जिसमें एनएसजी कमांडो ने बीएसएफ की टुकड़ी के साथ मंदिर में हमला किया और मिलिटेंट्स को पकड़ लिया। पकड़े गए मिलिटेंट्स को बाद में एविडेंस की कमी के कारण रिहा कर दिया गया था, लेकिन फिर अकालियों और बरनाला की पार्टी के बीच पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गई, जिन्होंने इस ऑपरेशन की अनुमति दी थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 के लिए गोल्डन टेम्पल के मॉडल के साथ एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल स्थापित किया गया था, जिसमें स्पेशल एक्शन ग्रुप कमांडो को ट्रेन किया गया था और उनको लीड कंवरपाल सिंह गिल ने किया था, जो पंजाब पुलिस के डीजीपी थे और जगह जगह स्नाइपर भी तैनात किए गए थे। इस बार वे ब्लू स्टार ऑपरेशन में कोई गलती नहीं करने के लिए डिटरमाइंड थे और ऑपरेशन में 41 लोग मारे गए और 200 मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया था। तो चलिए अब जानते हैं इन सब में मोसाद की भूमिका क्या रही थी। हालांकि ये सभी ऑपरेशन अपने अपने तरीके से फंडामेंटल और क्रिटिकल रहे हैं। हमें इजराइल देश के साथ डिप्लोमेटिक टाइज न होने के बाद भी हमारे रिक्वेस्ट पर इंडियन कमांडोज को ट्रेन करने में मोसाद की भूमिका को हाईलाइट करना जरूरी होगा। उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार की एसजी टीम को
ट्रेन करने वाले इजरायली कमांडो 1977 में युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट से बंधकों को छुड़ाने में भी शामिल थे। दुनिया भर में एक्सट्रीमिस्ट और कोवर्ट ऑपरेशन से निपटने में इस एजेंसी के रोल से किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि रॉ का करंट वर्किंग पैटर्न क्या है और कैसा है। 1984 में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ मोसाद द्वारा प्राप्त इनएविटेबल सपोर्ट से प्रेरित होकर इंडियन इंटेल विंग ने दुनिया में अपनी एक्टिविटीज को मोसाद द्वारा देखे गए मोड्स ऑपरेंडी में अपग्रेड किया है, जबकि यह यूपीए एरा में रॉ द्वारा अपनाई गई ट्रैक, सर्च और स्नैच स्ट्रैटेजी थी। अब इसने एनडीए एरा में अपनाई जाने वाली ट्रैक, सर्च और फिनिश पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसे साबित करने के लिए कई एग्जाम्पल्स हैं। अप्रैल के महीने में ब्रिटेन में खालिस्तानी एक्टिविटीज द्वारा इवेंट्स की एक सीरीज देखी गई है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस द्वारा इंडियन एम्बेसी में नेशनल फ्लैग को उतार दिया गया था। निश्चित रूप से इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री और एनएसए लेवल पर शामिल लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है। वे दिन गए जब भारत ऐसी घटनाओं को उन चंद घटनाओं में से एक मानकर छोड़ सकता था जिनमें नेशनल प्राइड को ठेस पहुंचाई गई हो। इसी तरह की इवेंट्स को इस साल 2023 में निशाना बनाया गया था, जब कनाडा में सिख एक्सट्रीमिस्ट द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई थी और ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमला किया गया था, जबकि सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी एक्टिविस्ट द्वारा कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई थी। इन घटनाओं को एनआईए ने गंभीरता से लिया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इन टेरर आउटफिट्स की एक्शंस को इकोनॉमिकली फंड किया गया है और ऐसे अपराधों में पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें थी पाकिस्तानी आईएसआई ने अब एक्टिवली इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भागीदारी शुरू कर दी है। फार्मर्स प्रोटेस्ट और लाल किले पर निर्दोष पंजाबी किसानों को शामिल करने वाले एक्ट को एक राइजिंग पावर की इमेज को खराब करने के लिए भारत के बाहर एक्टिवली काम करने वाले इन ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल्स दिए गए थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स दुनिया भर में फ्रीली घूमते हैं और देश के अंदर से उन्हें मिलने वाला सपोर्ट जीरो के करीब है और पंजाब को अलग राज्य बनाने को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि इजरायली फोर्सेस के साथ इंटेल सर्विस की इन्वॉल्वमेंट समय के साथ बढ़ी है और देश की सोवरेनिटी के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के लिए गति हासिल करने और काम करने के लिए भारतीय फोर्सेस के साथ ऐसी इंटेल शेयरिंग करना समय की मांग भी है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम ने फोर्सेस को किसी भी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा किसी भी रेस्ट्रिक्शन के बिना अधिक तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है और हमारे कोविड ऑपरेशंस को अब मोसाद स्टाइल ऑपरेशंस कहा जा सकता है, जिसमें दुनिया भर के मित्र देशों से खुफिया इनपुट शामिल होते हैं। यूके, यूएस और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज की एनएसए मीटिंग यह साबित करती है कि हमारी पकड़ और जड़ें केवल इजराइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश को टेरर फ्री बनाने वाले अन्य वेस्टर्न पावर्स तक भी सीमित हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कनाडा में रॉ की मदद से एक वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई है। हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर इस एक्ट का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई एविडेंस नहीं दिखाया। हालांकि इन सभी इवेंट्स में रॉ की इन्वॉल्वमेंट को अभी तक किसी भी नोन सोर्स द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर भी हमें चाहिए कि हमारा नेशनल फ्लैग और प्राइड पहले से भी अधिक ऊंचा और ऊंचा हो। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।